नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा और दूसरा टॉपिक हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं हम। दोस्तों, भारत की संवैधानिक विकास जिसके दो भाग थे। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 तक थे। दूसरा टॉपिक था इसके अंतर्गत ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 तक था। और ये दोनों ही टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक था जो मतलब ये दो टॉपिक तो उसके अंतर्गत थे, भारत के संवैधानिक विकास, और दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इस टॉपिक को हम पढ़ चुके थे। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देखिएगा। उसके बाद आज हम इसके MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कि उसके बाद में अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आज हम आपके लिए वही वीडियो लेके आए हैं। और पहले आप इस पहले आप इसको देख लेना, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, क्योंकि जब तक ये आपको पता नहीं होगा उसके MCQ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद MCQ सॉल्व करना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम MCQs लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, अगर पार्टी की बात चले तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया, और अगर किसी इंसान की पूछे तो ये आपके MN राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। तो इसके हम जानते हैं, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। पहला अवसर क्या था कि 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। ये आपका IAS प्री में क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? नंबर 1 MN राय, BR अम्बेडकर, या आपके एनी बेसेंट, या जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान सभा का विचार MN राय ने 1934 में दिया था। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये दोस्तों, ये था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने वाला था, ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, फिर से बता दे रही हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, अंग्रेजों ने हमसे कहा था कि हम आपकी संविधान सभा के लिए वो मान गए थे, तो उसके द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन में कुछ कमियां थी, जिसके मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया था। कमी क्या थी कि मतलब एक ही सभा का प्रस्ताव रखा था उसने, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि हमारे लिए ऐसी संविधान सभा बनाओ जो एक पाकिस्तान के लिए अलग हो और एक हिंदुस्तान के लिए, मतलब 2 संविधान सभा का विचार रखा उन्होंने। उसके बाद आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये दोस्तों 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो ये दोस्तों, ये आपका था 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन आया, उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से कैबिनेट मिशन आया, जो कि 1946 में आया था। इसने जो संविधान सभा थी, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, उसमें जो आधार था उसमें ये था कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति निर्वाचित होगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, विलियम वुड, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। तो इसमें दोस्तों विलियम वुड नहीं थे। जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, तो इसके सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों, मैंने देखो, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत तो ये भी नहीं था।
क्रिप्स में योजना 1942 को तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, ये मैंने आपको बताया। फिर आया कैबिनेट मिशन 1946, ये सही आंसर है एकदम। कैबिनेट मिशन को अपना लिया गया था और इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी, इसमें व्यवस्था की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभालेगी। वाजपेयी इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष या उपसभापति बने। उसके बाद जानते हैं जो 1946 में, ये क्वेश्चंस वही सेम है उसी तरीके से, जो अंतरिम सरकार थी 1946 की, उसमें राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। इसमें जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को संविधान की अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। उसके बाद जानते हैं दोस्तों बेबेल योजना। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होनी थी। क्या ये सही है? बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। अब दोस्तों हमें ये बताना है कि ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है या नहीं, और कथन कारण का दोनों सही है परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो दोस्तों कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका हम जानते हैं इसके बारे में। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो एक स्थान है जिस पर आर्कीबाल्ड बेबेल बादशाह तथा गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जो संविधान के गतिरोध थे उनको दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन में गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे और जून 1945 में उन प्रस्ताव को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। तो दोस्तों इन सब में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिसमें भारत का विभाजन रुक सके, अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं जो भारतीय संविधान सभा के विषय में है, आपको बताना सत्य कौन सा है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो दोस्तों इसमें सत्य है, सत्य बताने में कौन से हैं। तो दोस्तों ये वयस्क मताधिकार पे बिल्कुल नहीं थी, ये आपको पता ही है। दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। उसके बाद दोस्तों यह बहुदलीय निकाय थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कई दल थे और इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें दोस्तों ये आपको पता ही है, प्रारूप समिति और संघ समिति, संघ संविधान समिति, झंडा समिति, कई सारी समितियां थी। तो इस प्रकार से तीसरा और चौथा प्रश्न सही है। उसके बाद दोस्तों अब इसमें राज्य विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर भी आधारित नहीं था। अब चलते हैं 11वें प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? सबसे पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें अगर ये आ जाता कि आधारित थी तो गलत था, लेकिन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये गलत है क्योंकि बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो ए और डी हमारा सही है। उसके बाद चलते हैं हम 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो जानते हैं, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही है।
अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, इंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया। ये गलत है, वयस्क मताधिकार पर नहीं थी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसमें दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। उसके बाद चलते हम 13वें प्रश्न पे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 14वें प्रश्न पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, तो ये सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, तो ये भी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो दोस्तों ये था प्रांतीय सभाओं के द्वारा, जनता के द्वारा नहीं हुआ था, ना ही कांग्रेस का नामांकन था, ना ही भारतीय राज्य के शासकों का द्वारा नामांकन था। ये था हमारा प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मैंने आपको बताया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने। सॉरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आते हैं 20वें प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अब दोस्तों क्वेश्चंस ध्यान से समझना। प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, एससी मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी? तो दोस्तों ये थे आपके फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा द्वारा जब 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसी टाइम पे उपसभापति भी बनाए जो कि अस्थायी थे, वो थे हमारे फ्रैंक एंथोनी। और 11 दिसंबर 1946 को जो हमारी बैठक हुई थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और जो स्थायी उपाध्यक्ष बने वो एचसी मुखर्जी बने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की पहली बैठक, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम 9 दिसंबर 1946। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, ये भी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, वो कब पारित किया? तो ये था आपका 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान को एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया और इसको जो संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया था वो 22 जनवरी 1947 को था। उसके बाद आते हैं हम संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों। उसके बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से एक के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला तो यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उसके बाद आते हैं आपके संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। भारत के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो दोस्तों ये चौथा प्रश्न हमारा, चौथा वाला टॉपिक गलत है, बाद बाकी हमारे 1 2 3 सही है। चौथा क्यों गलत है? कि जो हमारे राज्य के मुखिया मतलब मुखिया थे यानी कि राष्ट्रपति थे, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था, न कि प्रत्यक्ष रूप से। जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित होते हैं। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ये दोस्तों ये हुए थे हमारे 12 अधिवेशन। वैसे दोस्तों जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को, और इस टाइम जो कुल मिलाकर अधिवेशन हुए थे वो हुए थे हमारे 11। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक जो हमारे अधिवेशन हुए थे वो हमारे हुए थे 11। लेकिन एक लास्ट में अधिवेशन जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, उसको मिला लिया जाए तो हमारे कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को 11वीं हुई थी और 24 जनवरी 1950 को जिस दिन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए उस दिन आपकी अंतिम बैठक थी। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसके बाद आते हैं हम आपके 34वें प्रश्न पे। दोस्तों ये आपका मैच करना है आपको। भारतीय संविधान के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। जो अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो फ्रैंक एंथोनी थे, लेकिन स्थायी उपाध्यक्ष जो हमारे बन गए थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? सदस्य 7 थे लेकिन कांग्रेसी सदस्य एक ही थे जो कि थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये थे आपके बी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार आपका बी सही है। अब चलते हैं हम अपने 35वें प्रश्न पे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे आपके बी.एन. राव। इनका फुल नेम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद चलते हैं 36वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये किया गया था बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव द्वारा हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और बी.एन. राव ने जो मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां दी थी। अभी हमारी 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो दोस्तों ये वाचन जो हुआ था ये हमारा हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए, और इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 तक पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन जो हमारा अपनाया गया था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, क्योंकि कई जो अनुबंध थे वो तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, लेकिन पूरी तरह जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक पहले से ही हम इसे गणतंत्र दिवस पहले से ही हम इसे मनाते आ रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इस चक्कर में हमने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? अब दोस्तों इसको समझना, अगर क्वेश्चन आए कि अपनाया कब गया तो ये 26 नवंबर 1949 है, लेकिन लागू कब हुआ तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को। अब जानते हैं 26 जनवरी को हमने लागू क्यों किया। 26 जनवरी को लागू क्यों किया? तो दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? बिल्कुल नहीं। यह एक शुभ दिन था? नहीं। ये पहला टॉपिक एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। और आज़ादी जब तक हमें नहीं मिली थी तब तक हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। इसीलिए 26 जनवरी को इस तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो लागू किया था वो हमने 26 जनवरी को लागू किया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं हम 44वें प्रश्न पे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 26 नवंबर को, क्योंकि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 तक था, इसीलिए हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो जो हमारी संवैधानिक सभा थी उसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें नीचे की तरफ एक लाइन दे रखी है, उसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारत की संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये आपका 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, यह आपका तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो ये हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। 1946 में संपन्न संवैधानिक सभा का प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अविभाजित भारत में बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। इस प्रकार यह यद्यपि विकल्प ए में पश्चिमी बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। बंगाल से नहीं हुए थे, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1891 से 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। उसके बाद हम आते हैं 50 आपके प्रश्न पे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। तो इस प्रकार से ये दोनों ही हमारे सही हैं। नवंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। अब चलते हैं 51वें प्रश्न पे। यह है हमारा भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसका कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन जो आर है वो उसका जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। अब हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमारी सारी आवश्यकताओं को आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और गृहीत संविधान इसलिए क्योंकि इसने अन्य विभिन्न देशों के संविधानों से अपने विचार ग्रहण किए, इसलिए गृहीत है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ये थे हमारे मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन दिया था। उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना ये था कि जो राजनीतिक दल के रूप में हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको भंग कर देना चाहिए, राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब आते हैं, ये है आपका कथन। ये बताना है कि आपका कथन ये किसने कहा है। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये कहा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय ये कहा था। उसके बाद आते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? तो ये था हमारा आइवर जेनिंग्स का। ये कथन आइवर जेनिंग्स का था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। उसके बाद हमारा अगला कथन है, किसने कहा था कि भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है? तो ये कहा था हमारा ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, यह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये हमारी 15 महिलाएं थी। उसके बाद दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संविधान सभा से रिलेटेड थे। अब हमारा टॉपिक आएगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये MCQ वाली सीरीज आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने इसके थ्योरेटिकल वाली जो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उसे देखें, फिर ये MCQ सॉल्व करें। और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।